उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस दौरान नोएडा आगमन पर शिवसेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनिल सिंह ने सक्षम न्यूज इंडिया के संवाददाता निशांत शर्मा से चुनाव को लेकर की विशेष बातचीत। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा को लेकर 2022 की जो तैयारी है तेज हो चुकी है। आज उसी को लेकर वार्ता करने के लिए शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री ठाकुर अनिल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत करता हूं आपका अपने न्यूज़ चैनल SNI में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज समीक्षा बैठक की जा रही है, नोएडा में आगमन हुआ है आपका, क्या वजह है? देखिए, चुनाव का वर्ष है। अभी अप्रैल में त्रिवर्षीय चुनाव पंचायत के होने हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश में शिवसेना का दौरा चल रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज नोएडा जनपद का दौरा है। यहाँ समीक्षा बैठक चल रही है और बैठक के बाद प्रत्याशियों का चयन वगैरह ये सब निश्चित करेंगे कि आने वाले पंचायत चुनाव में हमारी भागीदारी कैसी हो। क्योंकि महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो अब जब सरकार बनी है उसके पश्चात में शिवसैनिकों का बहुत बड़ा एक दायित्व आ गया है कि सारे प्रांतों में जितने परप्रांतीय हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। और सरकार जब बनती है तो कहीं ना कहीं सारे जो शाखाएं हैं सब ऊर्जित हो जाती हैं, सबके अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो सब पूरे मनोयोग से ऊर्जा के साथ में सब चुनाव में जुट गए हैं। और आज नोएडा की जो समीक्षा है होगी और उसके बाद में कल हम लोग मेरठ और मुजफ्फरनगर करेंगे। सर, 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, 2022 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य को लेकर आई थी, जो रामराज का परिकल्पना थी, उस पर खरी नहीं उतरी। पूरे उत्तर प्रदेश में लूट, घसोट, डकैती, बलात्कार, चीरहरण का, बहन बेटियों की असमत लूटना, ये सब चल रहा है। जनता बहुत दुखी है और इस बेईमान सरकार से छुटकारा पाना चाहती है और इसके लिए जनता ने मन बना लिया है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। शिवसेना अपने बलबूते पर पूरी तैयारी में है, चाहे पंचायत चुनाव हो और चाहे विधानसभा चुनाव। हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि पूरी शक्ति के साथ सांसद और उनके दौरे भी होंगे और हम लोग अकेले चुनाव में जाएंगे। सर, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो अन्य राज्यों से आए हुए जो भी लोग हैं उन्हें महाराष्ट्र में उतना सम्मान नहीं मिलता है और उत्तर प्रदेश में आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अन्य राज्यों में भी, तो जो मुद्दा है वो क्या रहेगा? क्या लग रहा है कि अन्य राज्यों से आपको जो है समर्थन मिलेगा? देखिए, ये प्रश्न बहुत चुभने वाला प्रश्न है। आज से नहीं 2 दशक से मैं देख रहा हूँ और जिस सभा को हम लोग करते हैं उसमें परप्रांतियों का मुद्दा ज़रूर आता है। मैं बड़ी शिद्दत से आपको बताना चाहता हूँ, ये परप्रांतियों के साथ जो भेदभाव है ये शिवसेना ने कभी नहीं किया है। संजय निरुपम जी का नाम सुना होगा आपने जी। वो बिहार से आते हैं। शिवसेना ने 2 बार उनको राज्यसभा भेजा। क्या ये परप्रांतीय जो थे उनके साथ भेदभाव को दर्शाता? नहीं। एक कांड हुआ जिसमें राज ठाकरे की टीम ने परप्रांतियों की पिटाई की, ये वहाँ से उपजा और ये जिन इतना बड़ा हो गया कि उसके लपेटे में शिवसेना भी आ गई। धीरे धीरे लोगों में अब जागरूकता आ रही है। लोग जान रहे हैं कि परप्रांतियों का विरोध राज ठाकरे ने किया था, ना कि शिवसैनिकों ने। लोग जान चुके हैं। हम MLC बना रहे हैं, हम विधायक बना रहे हैं, परप्रांतियों को जोड़ रहे हैं, संगठक बना रहे हैं, जवाबदेही दे रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं। ऐसे में ये प्रश्न जो है लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परोसा जाता है, उनको डर दिखाया जाता है, उनको भय दिखाया जाता है। मुझको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात है। 2.5 लाख वोट हमको बिहार में मिले, ऐसे थोड़ी ना मिल गए। अभी मैं खुद प्रत्याशी था पिछले चुनाव में, 25,000 वोट हमको लखनऊ में मिले, ऐसे कैसे मिल गए। गोंडा में बाहुबलियों के खिलाफ प्रधानमंत्री की सभा के बाद, मुख्यमंत्री की सभा के बाद हमको 36,000 वोट मिले। क्या परप्रांतीय डरा हुआ है या बाहर हम लोगों की दहशत है? तो ये मुझको लगता है कि कोरे लफ्फेबाजी भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। आने वाले समय में किसी भी स्टेट में शिवसेना बहुत मजबूती से लड़के आने वाली है। इससे पहले हमारे विधायक भाजपा के साथ में जब अलायंस था तो जीत के आए थे। अब अलायंस नहीं है
उसके बाद में भी हमने यूपी में अपने नगर सेवक बनाए, 2 दर्जन से ज़्यादा पंचायत सदस्य बनाए, 300 से ज़्यादा BDCO प्रधान बनाए। अब हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, जो उनका काम है, काम बोलता है। अब जो महाराष्ट्र का काम है वो यूपी में बोलेगा, और मुझको पूरा यकीन है अब की बार 2022 में काफ़ी संख्या में हमारे विधायक चुनकर आने वाले हैं। सर, आपकी जो पार्टी है हिंदूवादी चेहरे के रूप में जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में यदि मैं बात करूं यहाँ के जनता की, तो उसमें जो समीकरण है वो सभी लोगों का देखा जाता है, सभी धर्मों का देखा जाता है। तो क्या हिंदुत्व के अकेले दम पर पार्टी का जो जीतना है वो तय है, या अन्य की भी आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, हिंदुत्व का मसला ये नहीं है कि हम अपने ही खाली धर्म का प्रचार प्रसार करें और उसकी गाथा गाएं। हिंदुत्व कभी ये नहीं कहता है कि दूसरे धर्म का अपमान करें। राम राज की परिकल्पना जो है वो पूरे सबको साथ में लेकर चलने पर ही पूरी होगी। आने वाले समय में कोई भी धर्म हो, कोई भी वर्ण व्यवस्था हो, उसको हम तोड़कर हम सबको एक साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और आपने देखा जो हिंदुत्व का टैग लगा हुआ था, कट्टर हिंदुत्व का, उससे तो हम कभी हटे भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेने के बाद में भी अयोध्या आए। भारतीय जनता पार्टी से हमें क्या सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है कि हमारा हिंदुत्व उनसे पवित्र है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी का तो कोरा हिंदुत्व है। उनके झंडे में हरा रंग है, हमारे झंडे में नहीं है। हमारा शुद्ध केसरिया है और हिंदुत्व वाला है। लेकिन किसी धर्म का अनादर करके उसको ठेस पहुंचाकर वो काम हम नहीं करेंगे। 3 पार्टियों की सरकार है, कितनी शिद्दत से हम चला रहे हैं और सरकार कितनी मजबूती के साथ चल रही है। पिछले 2016 में 600 सीटें थी हमारे पास ग्राम पंचायत की। इस बार सारे संगठनों ने मिलकर 10,500 के आसपास हमने जीती। शिवसेना को 3,500 के आसपास सीटें मिली। तो ग्रामीण अंचल में भी हम मजबूत हो रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भारी संख्या में पार्टी में जुड़ रहे हैं। ये चाहे उत्तर प्रदेश में हो और चाहे महाराष्ट्र में हो। अब ये क्यों है, ये कौन से समीकरण बन गए हैं कि हमारे कट्टर हिंदुत्व के बाद में भी अन्य दल हमारे साथ आ रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये ज़रूर है कि भागीदारी जो है इस चुनाव में सबकी होगी। हमें किसी भी दल या उसमें नहीं जाना है। हमें जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो समाज में जिनकी छवि अच्छी है, उनको हम उतारेंगे। और अलायंस की जो अभी बात है उत्तर प्रदेश में किसी के साथ नहीं है। हम लोग अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने के बिल्कुल मुहाने पे हैं, दहलीज पे हैं और बड़ी शिद्दत से लड़ेंगे। जनपद गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा के नाम से ही लोग जानते हैं, जनपद गौतम बुद्ध नगर बहुत कम जानते हैं, जो कि आर्थिक जो है राजधानी कही जाती है उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर जो विधानसभा प्रत्याशी हैं, क्या वो चुन लिए गए हैं आपके द्वारा? हाँ, 3-4 नाम हमारे सामने आए हैं, प्रस्ताव भी आया हुआ है। चूँकि एक बड़ा दुखद यहाँ प्रश्न है। नोएडा आर्थिक नगरी है, लेकिन नोएडा के नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। जो भूमिपुत्र हैं, जिनको पहले अधिकार मिलना चाहिए, वो कंपनियों में उनको अधिकार नहीं है। बाहरी परप्रांतीय के लोग यहाँ हैं और उनको रोज़गार सरकार ने दे रखा है। भूमिपुत्रों को, जो जहाँ के लोग हैं, ये हमारा मानना नहीं, पार्टी का भी मानना है कि जो स्थानीय लोग हैं पहले उनको रोज़गार मिलना चाहिए। इस लड़ाई को भी हम लड़ेंगे। नोएडा में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने सेटअप तो यहाँ लगाया, भूमिपुत्रों की ज़मीन तो ले ली, लेकिन उनको रोज़गार से महरूम रखा। हमारे पाल जी हैं, यह हमारे पिछले चुनाव में भी प्रत्याशी थे। ये हर्षल जी हैं, अब चुनाव लड़ेंगे। सब नौजवान साथी हैं। कई लोगों का आवेदन आया है, ये सब लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा मूवमेंट हम लाएंगे नोएडा में। नोएडा में जो रोज़गार की समस्या है उसको दूर करने की आवश्यकता है। विश्व स्तर की जो यहाँ कंपनियाँ आ गई हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पे काम कर रही हैं, उनको नहीं करने दिया जाएगा। पहले हमारे लोगों का जो भूमिपुत्र हैं उनको समायोजित करना पड़ेगा, उनको अधिकार देना पड़ेगा।
इस विषय में हम केंद्र सरकार से भी वार्ता करेंगे, स्थानीय स्तर पर एक आंदोलन खड़ा करेंगे कि उनको, जो स्थानीय भूमिपुत्र हैं, उनको हक और हकूक़ मिलना चाहिए। तो आने वाले समय में अपने हक की भी लड़ाई हम यहाँ नोएडा से शुरू करेंगे। जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सम्मानित चैनल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।